जो भी सबूत है उसे संभाल कर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे अमेरिका से लौटे कथित अवैध भारतीय प्रवासियों के मुद्दे पर संसद में विपक्ष का हंगामा, और इसके बाद 2 बजे राज्यसभा में जवाब देंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। इसी के साथ देश भर की होंगी बड़ी खबरें। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब। महाकुंभ में संगम पर मची भगदड़ की न्यायिक आयोग से जांच की तेज। लोगों से मांगी जानकारी। करीब 39 करोड़ लोग त्रिवेणी संगम में लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। और आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। 10 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इस बार नए अंदाज में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कई और विशेषज्ञ भी मौजूद होंगे जब छात्रों से बात की जाएगी, तो इस पर भी विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए रुख करेंगे सीधे संसद का। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। राज्यसभा और लोकसभा में आज कार्रवाई की शुरुआत विपक्ष के हंगामे के साथ हुई है। इसके चलते दोनों सदनों की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। लोकसभा की बात करें तो 12 बजे कार्रवाई की शुरुआत होने के बाद फिर विपक्ष ने हंगामा किया और कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा कर विपक्षी सांसद भारत के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से अमेरिका से आए भारतीयों की स्थिति स्पष्ट करने को लेकर नोटिस दिया गया। राज्यसभा में सरकार ने इस संबंध में 2 बजे विदेश मंत्री के बयान देने की जानकारी दी। सभापति ने कहा कि सरकार की तरफ से इस मामले में प्रस्ताव आया है कि अमेरिका से आए लोगों की वस्तुस्थिति को लेकर पूरी जानकारी दी जाएगी। उच्च सदन में प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया जाना है। विभिन्न पार्टियों के सांसद चर्चा में शामिल होंगे। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब दिया था। वहीं लोकसभा में आज साल 2025-26 के बजट पर सामान्य चर्चा की शुरुआत होगी। इस चर्चा के दौरान मंत्रालयवार बजट आवंटन पर सांसद अपने विचार रखेंगे। इस चर्चा के पूरे होने के बाद वित्त मंत्री इस चर्चा पर जवाब देंगी। राज्यसभा में विपक्ष ने अमेरिका से भारत आए लोगों पर कई तरह के सवाल उठाए सरकार को लेकर, और विपक्ष ने आज जोरदार हंगामा भी किया है। संसद में जिस तरह से अमेरिका से 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को देश भेजा गया है, इसे लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा रहा। और अब 2 बजे विदेश मंत्री राज्यसभा में इस पर अपना जवाब देंगे। विपक्ष का कहना है कि इन 104 अवैध प्रवासी भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया है और कई तरह के सवाल उठते हैं। जिस तरह से जिन परिस्थितियों में उन्हें वापस भेजा गया है, विपक्ष सरकार से स्पष्टीकरण चाहता है इस पूरे मामले पर। और सुबह से जो हंगामा संसद में हुआ, उसके बाद विदेश मंत्री 2 बजे राज्यसभा में इस पूरी घटना पर अपना जवाब देंगे। हम आपको बता दें कि अमेरिका से लौटने वालों में 33 लोग हरियाणा के हैं, जो 104 भारतीय वापस लौटे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 11 लोग कैथल जिले के बताए जा रहे हैं। हरियाणा के इन लोगों में 7 ऐसे हैं जिनकी उम्र 20 साल से कम है। शैलेंद्र इस पूरे मसले पे हमारे साथ जुड़ गए हैं।
शैलेंद्र, पांचवा दिन बजट सत्र का, लेकिन आज एक बड़ा हंगामा। जिस तरह से 104 भारतीयों को भारत भेजा गया है अमेरिका से, क्या कहना है विपक्ष का? हालांकि विदेश मंत्री 2 बजे इस पर अपना जवाब देंगे राज्यसभा में। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर राज्यसभा में 2 बजे और लोकसभा में 3 बजे इस पूरे मुद्दे पर बयान देंगे। हम जानते हैं कि जो भारतीयों को अमेरिका से यहाँ पर डिपोर्ट किया गया है, अमृतसर में उन्हें डिपोर्ट किया गया, तो उस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि सरकार को बताना चाहिए कि किस परिस्थिति में इन भारतीयों को अमेरिका से यहाँ वापस भेजा गया है, और उसको लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा में हमने देखा कि विपक्ष की तरफ से कांग्रेस और तमाम अन्य दलों की तरफ से दिया गया था, और उस पर हंगामा भी हुआ, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। मिल्कीपुर में कुछ जो हम जानते हैं, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी कुछ अपनी बात करना चाहती थी, तो ये 2 मुद्दे थे जिसको लेकर हंगामा हुआ सदन के अंदर, और उसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई। और लोकसभा अध्यक्ष ने नाराजगी भी जताई और कहा भी कि आप लोग प्रश्नकाल न चलने देकर, दरअसल देश की जनता मतदाताओं ने जो कुछ मैंडेट दिया है वो आप उसका एक तरह से अपमान कर रहे हैं। तो तल्ख टिप्पणी भी लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से आई। अब 2 बजे राज्यसभा में और 3 बजे लोकसभा में विदेश मंत्री का इस पूरे मसले पर बयान होगा। सरकार की तरफ से बताया जाएगा विस्तार से कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है, और विपक्ष दरअसल यही मांग कर रहा था कि विदेश मंत्री का जवाब होना चाहिए, बयान होना चाहिए इस पूरे मामले पर। जी शैलेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे थे उसमें 2 बड़े सवाल जो विपक्ष भी लगातार उठा रहा है कि जिस तरीके से व्यवहार को लेकर उन्होंने एक कड़ी आपत्ति दर्ज की है। हालांकि उन खबरों को पुष्ट भी नहीं कहा जा रहा है, उसमें भी ये माना जा रहा है कि वो कुछ गलत खबरें हैं। जिस तरह से कहा गया कि एक गलत व्यवहार के साथ भारतीयों को वहां से भेजा गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि भारत के नागरिक जो विदेशों में हैं उन्हें लेकर एक चिंता विपक्ष ने अपनी जाहिर की है इस पूरे प्रकरण के साथ। और हम जानते हैं कि संभावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा जो है उसे लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर जब बयान देंगे तब पूरा घटनाक्रम वो सामने रखेंगे कि क्या कुछ हुआ था। हम जानते हैं कि ट्रंप सरकार जब से आई है उनकी एक नीति है कि जिन लोगों को जो अवैध तौर पर जिन पर आरोप है कि वो अमेरिका में रह रहे हैं उनको अमेरिका से डिपोर्ट करने की एक प्रक्रिया शुरू की गई है, और उसके तहत ये कहा जा रहा है कि इन भारतीयों को भेजा गया है। अमृतसर में हमने देखा कि वो तस्वीरें, और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो सही नहीं है। उन्हें एक तरह से जो व्यवहार है उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए था। वो कुछ जो मीडिया खबरें हैं वो अपुष्ट खबरें भी है कि क्या कुछ व्यवहार हुआ, उसको लेकर सोशल मीडिया में बातें हो रही हैं। अब वास्तव में क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ था और सरकार ने क्या कदम उठाए, इन सब की पूरी जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने बयान में दे सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा में। उससे पहले कोई आरोप लगाना केंद्र सरकार पर या कुछ कहना, चूंकि ये समझने वाली बात है कि इन भारतीयों पर यह आरोप है कि वो बिना वैध तौर पर यानी अवैध तौर पर अमेरिका में रह रहे थे। और हम जानते हैं कि अमेरिका ने केवल भारतीयों को ही नहीं जो अवैध तौर पर रह रहे हैं, या फिर दुनिया भर के तमाम देशों से जो लोग अमेरिका में अवैध तौर पर रह रहे हैं उनको वापस भेजने की एक प्रक्रिया शुरू की है। तो उसके तहत इन भारतीयों को भारत वापस भेजा गया है, ये कहा जा रहा है। तो अब पूरी स्थिति घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ सरकार का कहना है, हमें इंतजार करना होगा विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का, जब लोकसभा और राज्यसभा में वो बयान देंगे। अब इस बीच विपक्ष इसको एक मुद्दा बनाकर हमने देखा कि संसद के अंदर और संसद भवन परिसर में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया, और वो सरकार से जवाब मांग रहे थे, विदेश मंत्री का जवाब चाह रहे थे। अब सरकार की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर जवाब आने वाला है 2 बजे राज्यसभा में और 3 बजे लोकसभा में। हालांकि मानवाधिकारों का हवाला देते हुए और विदेश में भारतीय जो रह रहे हैं उनके साथ कथित बुरे व्यवहार का हवाला देते हुए इस पूरे मसले को उठा रहा है। लेकिन 2 बजे विदेश मंत्री राज्यसभा में इस पूरे प्रकरण पर जो 104 भारतीयों, अब प्रवासी भारतीयों को जो अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए थे उन्हें अमृतसर वापस भेजा गया है, इस पूरे मसले पर विदेश मंत्री अपना जवाब देंगे। इस पूरे प्रकरण की एक तरह से सच्चाई सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र अभी तक की जानकारी के लिए।
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि पिछले 10 सालों में मोबाइल टैरिफ में 94% की गिरावट आई है। आज भारत पूरी दुनिया में डेटा टैरिफ के मामले में सबसे कम दरों पर सुविधाएं देने वाला देश बन गया है। ब्रॉडबैंड की हम बात करें जो 2 Gbps की से ज्यादा होती है कनेक्टिविटी, केवल 25 करोड़ ग्राहक थे 140 करोड़ के देश में। आज वो बढ़कर 92 करोड़ हो चुका है देश के अंदर सर। 2014 में 1 मिनट का कॉल मोबाइल पर 50 पैसे लगता था सर। आज 2025 में सर 10 साल बाद 1 मिनट का कॉल 3 पैसे लेता है सर, 3 पैसे। आज भारत सर, मैं बताना चाहता हूं, आज भारत पूरे विश्व में, आपको कोई इजाजत नहीं बोलने की सर, आज भारत पूरे विश्व में सबसे किफायती देश है डेटा के आधार पर, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उधर छात्रों में परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन होता है और इस साल परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण एक नए अंदाज में होगा। 10 फरवरी को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में होने वाले इस खास आयोजन में पीएम मोदी के अलावा आध्यात्मिक गुरु, सदगुरु, बॉलीवुड आइकन दीपिका पादुकोण, ओलंपियन मैरी कॉम, अवनी और अभिनेता विक्रांत मैसी जैसे 8 क्षेत्रों के विशेषज्ञ स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षा और तनाव कम करने की टिप्स देंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 3 करोड़ 60 लाख छात्रों के अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस बार परीक्षा पर चर्चा का होगा नया अंदाज। नमस्ते जी। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है। इस 8वें एडिशन में प्रधानमंत्री जी के इस सफल अभियान में जुड़ेंगे और भी नए चेहरे, जो 8 अलग अलग एपिसोड में बच्चों को एग्जाम की तैयारी का नया रास्ता सिखाएंगे। Everybody can sparkle and do things that others cannot imagine. नेक्स्ट वर्ड को रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? दुनिया का सबसे जो अच्छा कैमरा है वो ये है। आपको वो कन्विक्शन होना कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, और उनकी टेंशन को छू मंतर कर देंगे और बच्चे एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे तैयारी के समय स्ट्रेस फ्री रहना, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, खेल, क्रिएटिव एनर्जी, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ और जीवन के जरूरी सबक भी सीख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का हर शब्द, हर सुझाव आपको नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देगा। पढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों तैयार हो जाइए पढ़ाई की टेंशन को बाय बाय बोलने के लिए, क्योंकि 10 फरवरी सुबह 11 बजे होने वाली है पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा। तो 10 फरवरी को छात्रों के साथ एक नए अंदाज में प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा में जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग मर गया है, हमें सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। आखिर अखिलेश यादव ने इतना बड़ा बयान चुनाव आयोग को लेकर क्यों दिया है? हम जानते हैं मिल्कीपुर का उपचुनाव कल समाप्त हुआ है, कल वोटिंग थी। मिल्कीपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच साख का चुनाव बनकर रह गया है। ऐसे में अखिलेश यादव का ये इतना बड़ा बयान चुनाव आयोग को लेकर। चुनाव आयोग की मैं वो लाना भूल गया, सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने सुबह से और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक चुनाव खत्म हुआ है, 500 कंप्लेंट्स किए, 500 कंप्लेंट। अगर एक भी कंप्लेंट पे उन्होंने कहा, और मैंने अपनी कई प्रेसों में ये कहा था कि मैं चाहता हूं ये चुनाव देखे दुनिया कि लोकतंत्र कैसे चलता है। उधर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी द्वारा सदन में किए गए व्यवहार के लिए माफी मांगने को कहा है। संबित पात्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मर्यादा के विपरीत जाकर अध्यक्ष के सामने चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन पेश किया। आज तक भारत की संसदीय कार्यप्रणाली में ऐसा कुकृत्य कभी नहीं हुआ। जब सदन आरंभ हुआ तो समाजवादी पार्टी ने आज पहली बार
मर्यादा तोड़ते हुए चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन प्रस्तुत किया स्पीकर महोदय के सामने। आज तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, संसदीय गतिविधि में इस प्रकार का कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। सफेद कपड़ा पार्लियामेंट में देना, इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ टॉर्चर ऑन डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के हत्या के बराबर है। आज भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि बाकी भी ऑपोजिशन के पार्टी अपने मत को स्पष्ट करे और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करे पार्लियामेंट। भाजपा सांसद रवि किशन ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। रवि किशन ने कहा कि अखिलेश तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जनता सब समझती है और जनता हर बात का जवाब देती है। पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता कि अब राजनीति इतनी ओछी होती जा रही है कि लोग कफन लेके आ रहे हैं। लकड़ी भी ले आते, तुष्टीकरण की राजनीति तो लोग ओपनली कर रहे हैं। कफन ले आते, लकड़ियों ले आते। तो इससे अपने समुदाय, अपने वोटरों को हमेशा ये संदेशा भेजते हैं और जाति की राजनीति हम लोगों पर लगाते हैं। भाजपा वाले जाति राजनीति करते हैं। ये सब बहुत, देखिए, ये जनता सब समझती है और जनता जवाब देती है। जनता का वोट है। और मिड डे प्राइम में अब बात महाकुंभ से जुड़ी खबरों की। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या को संगम पर हुई भगदड़ की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग ने अपनी जांच तेज कर दी है। आयोग ने अब 29 जनवरी को हुई इस दुखद घटना की जानकारी रखने वालों से अलग माध्यमों से बयान मांगे हैं। आयोग का कहना है कि अगर आप वहां मौजूद थे या इस घटना के संबंध में कुछ भी जानते हैं तो अपनी बात आयोग को बता सकते हैं। आयोग ने घटना के प्रत्यक्षदर्शियों से 10 दिनों के अंदर अपना बयान देने को कहा है। आयोग के अनुसार लोग अपना बयान हलफनामे के रूप में देने के अलावा ईमेल या फोन से भी दे सकते हैं। वहीं अगर कोई खुद जाकर बयान देना चाहता है तो वो लखनऊ के हजरतगंज में विकास भवन के पहले तल पर कमरा नंबर 108 में जाकर अपना बयान दर्ज करा सकता है। ईमेल के जरिए बयान भेजने के लिए mahakumbcommission@gmail.com पर लोग मेल कर सकते हैं। बता दें कि महाकुंभ भगदड़ के कुछ ही घंटों बाद राज्य सरकार ने 3 सदस्यों वाले न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति हर्ष कुमार हैं, जबकि आयोग के 2 सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त डीजीपी वीके गुप्ता और सेवानिवृत्त IAS दिनेश कुमार सिंह भी शामिल हैं। प्रयागराज में संगम की रेत पर भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन जारी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार करीब 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ को लेकर देश भर के सनातनियों का लगातार उत्साह बढ़ता रहा है। महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम कहा जा रहा है, जो दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक जारी रहने वाले महाकुंभ में 4 फरवरी तक ही करीब 38.5 करोड़ स्नानार्थियों ने स्नान कर लिया था। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या 45 करोड़ से अधिक हो जाएगी। गोवा से प्रयागराज महाकुंभ के लिए जाने वाली 3 स्पेशल ट्रेनों की पहली ट्रेन आज करमाली रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से प्रयागराज के लिए पहली ट्रेन आज गोवा से रवाना हुई है। आज के अलावा 13 और 21 तारीख को भी ट्रेनें रवाना होंगी। उन्होंने महाकुंभ में बेहतर व्यवस्था के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बधाई दी। गोवा टू प्रयागराज जाने वाले हैं, विच इज इन 13th और 21st। उन सबको भी शुभकामनाएं व्यक्त करता है और जो कोई जाना चाहता है उनके लिए हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में बुकिंग की व्यवस्था की है और लोगों ने जाने की इच्छा की तो और भी 1-2 ट्रेन हम छोड़ेंगे।
मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उन्होंने वहां की व्यवस्था जिस तरह से आयोजन किया है, इसलिए इस महाकुंभ में उसका आयोजन बहुत बड़ा आयोजन किया है, इसलिए उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पवित्र स्नान कल किया, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमेशा के लिए गोवा सनातन धर्म की और संस्कृति बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आज इस 3 ट्रेन जो छोड़ने का हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, आज पहली ट्रेन गई है, उस सभी लोगों को मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। और महाकुंभ की खबरों पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता विकास सिंह प्रयागराज से। विकास, सबसे पहले तो न्यायिक आयोग ने जो 29 तारीख को भगदड़ हुई उसकी जांच तेज कर दी है और इस जांच के दायरे को बढ़ाते हुए न्यायिक आयोग ने जिस तरह से उस दिन मौजूद तमाम लोग जहां पे भगदड़ हुई है उनसे उनके बयान मांगे हैं, उन्होंने क्या देखा, उनका ये कहना है कि वो उन्हें बताएं। ऐसे में करोड़ों की संख्या में जब लोग मौजूद थे तो लोग जब संपर्क करेंगे तो इससे न्यायिक आयोग या न्यायिक जांच आयोग क्या जानना चाहता है? किस तरह की जानकारियां अभी मिली हैं कि उसमें अब लोगों से बात करना उन्हें और किसी तथ्य तक पहुंचाएगा? न्यायिक आयोग पूरी गहनता से इसकी जांच, जिस दिन घटना हुई थी रात में ही इसके बारे में अनाउंसमेंट कर दिया गया था, अगले दिन सुबह से ही इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। चूंकि हम देख रहे हैं तमाम सारे ऐसे लोग भी हैं जो उस घटना पर काफ़ी सवाल उठाते हैं, तो आयोग के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसको इस संबंध में कोई भी बात करनी है वह आकर अपना बयान दे सकता है, वक्तव्य दे सकता है। आयोग हर बात को सुनने के लिए तैयार है और बिल्कुल उसी पर एक एक चीज़ की जांच की जाए जिससे कि इस घटना के पीछे के सारे तथ्यों को पहचाना जा सके। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को कहा था कि इस घटना में जो भी लोग दोषी हैं, अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आयोग भी इसी के तहत काम कर रहा है कि घटना की तह तक जानना चाहता है और किसी को भी अगर किसी भी प्रकार की उस घटना की जानकारी है, किसी को कोई व्यक्ति बात करना चाहता है तो वह जाकर आयोग के सामने अपना पक्ष रख सकता है, अपना वक्तव्य रख सकता है। निश्चित रूप से 1 माह के अंदर उसे अपनी रिपोर्ट तैयार करके शासन को देनी है, तो तब तक आयोग के पास सभी लोगों से मिलने के लिए उन्होंने कहा है। अगले 10 दिनों में तमाम सारे ऐसे लोग होंगे जो वहाँ पर मौजूद रहे होंगे या उनके बारे में उनके जानने वाले कोई मौजूद रहे होंगे, जो भी तथ्य, जो भी बात अगर कोई किसी को जानकारी देनी है तो वो आयोग के पास जा सकता है और अपनी जानकारी दे सकता है। फिर न्यायिक आयोग पूरी तरीके से इस मामले में तह तक जाकर इस पूरे जो घटना हुई थी, जो भगदड़ की घटना हुई थी, उसकी जाँच करने के लिए तत्पर है और उसी के तहत वो ऐसा कर रहा है। जी विकास, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि उस पर और भी हम आपसे चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और जानकारी लेंगे विकास से कि किस तरह से न्यायिक जांच आयोग अपनी तमाम उस पड़ताल में धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए उसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरे एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। सर पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडिया नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212।
मिड डे प्राइम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की। आज की तारीख तक तकरीबन 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन जो दुर्घटना हुई थी उस पर भी न्यायिक आयोग अपनी जांच में धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। अब न्यायिक आयोग ने ये कहा है कि वहां मौजूद तमाम जो लोग थे वो उन्हें प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो दर्ज करा सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा है। उसके लिए वो ईमेल कर सकते हैं, वो फोन कर सकते हैं, वो विकास भवन के कार्यालय तक पहुंच सकते हैं। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, हम ये जानते हैं कि जिस तरह से संसद में दो नेताओं के बयानों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुप्पी को भी तोड़ा था, साथ ही साथ जिस क्रोध के साथ उन्होंने पलटवार किया था विपक्ष पर कि इतनी बड़ी दुर्घटना का किस तरह से राजनीतिकीकरण किया जा रहा है, मरने वालों की संख्या को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में डिजिटल महाकुंभ में वो तमाम डिजिटल साक्ष्यों की भी क्या पड़ताल की जा रही है जिससे कि ये पता लगाया जाए कि उस दिन उस दुर्घटना में क्या हुआ? जी बिल्कुल ऋतु, बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है न्यायिक आयोग। यहाँ पर जब प्रयागराज पहुँचा था, घटना स्थल पर भी जाकर उसने देखा था और तमाम सारे अधिकारियों के साथ उसने बातचीत की थी। और आयोग के द्वारा उस समय की तमाम सारी सीसीटीवी फुटेज को देखा जाएगा और साथ साथ जो एआई कैमरों की बात कही जा रही है उन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा इस जाँच में। जाँच रिपोर्ट में जाँच आयोग के अध्यक्ष जो हर्ष कुमार थे उन्होंने बताया भी था, सबसे पहले दूरदर्शन के साथ बात भी की थी कि वो इस घटना में बिल्कुल चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति हो जो जानकारी देना चाहता हो इस घटना के बारे में वो देगा और इस घटना के बाद निश्चित रूप से जो भगदड़ हुई है उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई उस जांच रिपोर्ट में आ ही जाएगा क्या कुछ घटना होगी। लेकिन आगे के रूप में ऐसी भगदड़ में क्या कुछ किया जा सकता है, प्रशासन किस तरीके की तैयारियां कर सकता है, किस तरीके से निपटा जाता है, ये सब चीज़ें भी इस जाँच रिपोर्ट के बाद जब अपनी आयोग रिपोर्ट दाखिल करेगा तो ये सारी चीज़ें भी उसमें आएंगी कि इतने बड़े आयोजन में क्या क्या चीज़ें और की जा सकती थी। तो निश्चित रूप से आयोग बिल्कुल एक निष्पक्ष जांच करना चाहता है और जल्दी से जल्दी 1 माह के अंदर ही अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर देगा। तो ये मानना चाहिए कि आने वाले समय में जल्द ही ये आयोग अपनी रिपोर्ट जब दर्ज कराएगा तो उसके बाद निश्चित रूप से जो दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। यही आयोग का जिस तरीके से शैली चल रही है कि तमाम सारे लोगों को, इसीलिए उसने कहा है कि जिसको मन में जो भी भ्रम हो, सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए थे तकरीबन 90 लोग इस घटना में शिकार हुए थे जिसमें से 60 लोग घायल हुए थे और 30 लोगों की मृत्यु हुई थी। सारी चीज़ें खुली होती हैं क्योंकि अब जगह जगह पर पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मौजूद है। कोई भी ऐसा एरिया यहाँ पे नहीं है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा ना हो। तो निश्चित रूप से जो लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, कुंभ की सफलता को देखते हुए उठा रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका साबित नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल जो है कह रहे हैं उनको लगता है कि इतना बड़ा एकता का आयोजन हो रहा है जहां पर ना रंग भेद, ना लिंग भेद, ना ऊंच नीच। तो ऐसे में हर एक घटना पर जब सरकार काम करने का प्रयास करती है, जब साथ में आना चाहिए विपक्ष का, क्योंकि जब लोकतंत्र होता है तो उसमें पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर अगर जनता के लिए कोई काम किया जा रहा है तो दोनों लोगों की भूमिका होती है पक्ष विपक्ष की। लेकिन किसी भी सकारात्मक पहल में, किसी भी बड़े काम में विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है, उसे जो है कमजोर साबित करना चाहता है। कुछ यही हुआ है। हम उस दिन से देखें, मौनी अमावस्या के बाद से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं हुई, बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया है। जैसा अभी आपने बताया कि 39 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। आज भी हमारे सामने जो पीछे भीड़ खड़ी है वो दर्शा रही है कि आज भी जो है लाखों लोग स्नान सुबह से कर चुके हैं और यह सिलसिला जारी है। देश का हर व्यक्ति और सनातन को मानने वाला, जानने वाला हर व्यक्ति महाकुंभ आना चाहता है और यहाँ पर वो आकर वो बात स्पष्ट भी उसने किया तमाम सारे श्रद्धालुओं ने कि जो उन लोगों को भ्रम फैलाया गया था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वहां ना जाइए, बड़ी अव्यवस्था है, लेकिन यहाँ जब आते हैं तो उनको लगता है एक सुखद एहसास खड़े हैं। किन राज्यों से हैं, कहां से हैं और ये स्नान कर चुके हैं ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल ऋतु, मैं इनसे सीधे ही बात कराऊंगा। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं और कैसा लगा आके आपको यहाँ पे? मऊ के यहाँ से हम लोग आए, मऊ की तरफ से हम लोग आए हुए हैं। हम लोग को बहुत बढ़िया लगा यहाँ आके। कैसा लग रहा है अच्छा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा अनुभव है और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम मतलब इस पावन धरती पे आके मतलब हम यहाँ। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। मोदी जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है और बहुत ही यहाँ पे आने के बाद कुछ अलग ही
अंदर से भावना। आप लोग युवा हैं, सनातन को समझ रहे हैं, कितना जरूरी होता है हर युवा को अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानना? सब बात सही है, एकदम बहुत जरूरी है, एकदम सनातन धर्म रहना है। बिल्कुल, ये युवा हैं जो जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, सनातन को आत्मसात करना चाहते हैं, दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं, आस्था की डुबकी लगाकर यहाँ पर आए हुए हैं और ये मानते हैं कि अपने सनातन से हमको परिचित होना चाहिए और जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं उनको पूरा करने के लिए युवा पीढ़ी तैयार है। आज ये दर्शा रहा है यहाँ आने वाले कुंभ में सबसे ज़्यादा संख्या, सबसे ज़्यादा भागीदारी युवाओं की भी है। बहुत बहुत धन्यवाद विकासपुरी जानकारी के लिए। और जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में बर्फ से ढके इलाके से सुरक्षा कर्मियों ने हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया है। हथियार और गोला बारूद एक कंबल में लपेटे हुए थे और एक पेड़ के खोखले तने में छिपाए गए थे। उनको सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने बुनियार इलाके के अंगद पथरी में बरामद किया। अधिकारियों ने बताया कि बरामद हथियारों में 3 AK-47 राइफल, 11 AK मैगजीन और 1 UBGL अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 9 UBGL ग्रेनेड और 2 हथगोले शामिल हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि बारामूला के जंगलों में आतंकियों ने भारी मात्रा में हथियार छुपा रखे हैं। इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस बरामदगी के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। पूरे उरी सेक्टर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी संभावित आतंकी गतिविधि को रोका जा सके। सेना और पुलिस का तलाशी अभियान अभी भी जारी है और अन्य संभावित ठिकानों की जांच की जा रही है। तमिलनाडु में नाबालिग से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। कृष्णागिरी जिले के एक सरकारी स्कूल में 13 वर्षीय छात्रा के साथ 3 शिक्षकों द्वारा कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया है। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। पॉक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी शिक्षकों को 15 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दरअसल 3 जनवरी के बाद छात्रा के स्कूल न आने पर प्रिंसिपल ने कारण का पता लगाने के लिए छात्रा के घर पहुंचे, जिसके बाद ये मामला सामने आया। मामले की शिकायत जिला बाल सुरक्षा अधिकारी से भी की गई, जिसके बाद पीड़िता की काउंसलिंग की गई। कर्नाटक के बेंगलुरु में यलहंका स्थित वायुसेना स्टेशन पर 10 से 14 फरवरी तक एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जारी हैं। इस कार्यक्रम में एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की एक प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी के साथ साथ भारतीय वायुसेना और अन्य प्रतिभागियों द्वारा हवाई प्रदर्शन भी शामिल होंगे। एरोस्पेस उद्योग में वैश्विक प्रमुखों और बड़ी कंपनियों के अलावा दुनिया भर के थिंक टैंक भी इस प्रदर्शनी में भाग लेंगे। और खबर बांग्लादेश से। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुधवार को प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। ये म्यूजियम बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का निजी आवास था। रिपोर्ट्स के अनुसार स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के संयोजक हसनत अब्दुल्ला ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर घोषणा की थी कि बुधवार रात बांग्लादेश को फांसीवादी गढ़ से मुक्त किया जाएगा। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के ऑनलाइन भाषण का विरोध कर रहे थे और आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने म्यूजियम पर धावा बोला। वहीं मुजीबुर रहमान के आवास पर हमले के बाद शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने बयान जारी करके देश के अंतरिम यूनुस सरकार पर निशाना साधा और राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने ऑनलाइन संबोधन में इस घटना को बांग्लादेश की अस्मिता पर हमला बताया। दरअसल शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने आज बांग्लादेश की परिवहन व्यवस्था को बंद करके राजमार्गों सहित ढाका को बंद करने की योजना बनाई थी। हालांकि नियोजित विरोध प्रदर्शन से पहले पार्टी के कई समर्थकों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के निजी आवास में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने समर्थकों को संबोधित किया।
बांग्लादेश में हिंसक कार्रवाइयों के बीच दिए गए संबोधन में शेख हसीना ने कहा कि अगर वह अभी जिंदा हैं तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा काम बाकी है। यूनुस सरकार पर हमला करते हुए हसीना ने कहा कि यूनुस सरकार के पास अभी भी इतनी ताकत नहीं है कि वो राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और उस स्वतंत्रता को बुलडोजर से नष्ट कर सकें जिसे लाखों शहीदों के जीवन की कीमत पर अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि इमारत को ध्वस्त किया जा सकता है लेकिन इतिहास को नहीं। उन्होंने कहा ये याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला लेता है। शेख हसीना ने अपने संबोधन में पाकिस्तान का भी जिक्र किया और बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान उनके घर को लूटा था लेकिन इसे गिराया या आग नहीं लगाई थी। वहीं शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना से जुड़ी संपत्तियों को निशाना बनाए जाने के कई घंटे बीत जाने के बाद भी मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस या अंतरिम सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। आज सुबह बुलडोजर से मलबा साफ करने की कार्रवाई की गई और घर के बाकी बचे हुए हिस्से को गिराया गया। प्रसन्नजीत कोलकाता से हमारे साथ इस बांग्लादेश की इस ताज़ा घटना पर जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, घटना क्या सिर्फ बांग्लादेश में आवामी लीग समर्थकों को संदेश देने की है या फिर ये संदेश दूर तक देने की कोशिश कर रही है अंतरिम यूनुस सरकार? नहीं रीतू, देखो बांग्लादेश में आवामी लीग को संदेश देने की जो बात आप पूछ रही है, मैं उससे थोड़ा सा हट के बता रहा हूं कि ये जो संदेश है पूरे दुनिया के सामने बुधवार शाम को 8 बजे से अभी तक ये स्पष्ट हो गया कि बांग्लादेश 5 अगस्त 2024 जब शेख हसीना अपने देश छोड़ के भागने में मजबूर हो गई थी, वो 5 अगस्त 2024 से 5 फरवरी 2025 तक इस अंतरिम सरकार की समय पे कुछ नहीं बदला। बांग्लादेश में जो धूल झांकने की कोशिश बांग्लादेश में किया जा रहा था अंतरिम सरकार की तरफ से, वो कल से आज तक ये साफ हो गया कि बांग्लादेश तानाशाहियों की हाथ में है। बांग्लादेश कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है जो कभी भी रास्ते पे उतार के कुछ भी इमारत को गिरा सकते हैं, वो भी एक्सकेवेटर या बुलडोजर लेकर। जबकि सरकार नाम की जो चीज वहां पे है अंतरिम सरकार, वो अभी तक इसके ऊपर कोई बयान तो दूर की बात है। कल जब घटना घटने की सीधा प्रसारण हम लोग देख रहे थे, तब भी ना पुलिस की तरफ से ना आर्मी की तरफ से इन सारे लोगों को रोकने का कोई कोशिश नहीं किया गया। तो आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं हमारे दर्शकों को कि आप मान लीजिए भारत में कुछ भी हो जाए, इस तरह से कुछ 500,000 लोग राजघाट पहुंच गए और सरकार की कुछ भी सरकार हो वो चुपचाप अपने मुंह बंद रखे, आंख भी बंद रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा हो रहा है 6 महीना अंतरिम सरकार होने के बावजूद भी बांग्लादेश में। तो ये पूरे दुनिया के सामने एक संदेश पहुंच गया कि बांग्लादेश अभी भी कुछ इस तरह की असामाजिक तत्वों की हाथ पे है जो ना देश में। प्रसन्नजीत, बांग्लादेश के भीतर ये तख्ता पलट की एक घटना हुई, उस तख्ता पलट की घटना के बाद से जिस तरह से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता रही, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, ये हो सकता है कोई देश अपनी संप्रभुता से जोड़कर और अपने निर्णयों से जोड़कर देखे और ये माने कि किसी और देश को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, एक खास वर्ग की आवाज को दबाया जा रहा है, ये जो कार्रवाई पिछले 6 महीने से जारी है और एक अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की मौजूद है, उसकी खामोशी ने कई बड़े सवाल उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस बात पर आपत्ति दर्ज की और हम जानते हैं ट्रंप सरकार, अब मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस समय चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी उन्होंने इन तमाम घटनाओं पर आपत्ति दर्ज की थी। ऐसे में ये जो कल की जो घटना है, इसके बाद भी यूनुस सरकार अगर खामोश है तो हमारा ये मानना है, क्या ये अब किसी बड़े संदेश को देने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस? बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद यूनुस एक उनकी खामोशी। और ऋतु, मैं सबसे बड़ी बात कह दूं कि एक तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार खामोश है, दूसरे तरफ पाकिस्तान की सरकार काफी उत्साह में है
कि मुजीबर रहमान की जो घर है उससे गिराया गया है, शेख हसीना की जो घर है उसे गिराया गया है। इन लोगों से जोड़कर जो भी इतिहास है सब कुछ नष्ट कर दिया। बांग्लादेश की जो बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए, मुक्ति देने के लिए पाकिस्तान की चंगुल से ये शेख मुजीबर ने अपना जान लगा दिए थे। उस मुजीबर को और उनके इतिहास को नष्ट करने के बाद भी बांग्लादेश का अंतरिम सरकार खामोश है और पाकिस्तान की सरकार काफी उत्साह में है। ये ऋतु मैं कहना चाहूंगा कि ये संदेश शायद बांग्लादेश की उस तरह की शक्ति जो पाकिस्तान को बर्बाद किया है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ये पाकिस्तान को तबाह किए हैं, शायद उन्हीं की कुछ लोग जो है तो बांग्लादेश को अभी तबाह करने में तुले हुए। इसीलिए वो बांग्लादेश में जब तांडव मचा रहा है तब पाकिस्तान में खुशी का लहर दिखाई दे रहा है। और ये मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मोहम्मद यूनुस है उनकी सहमति से हो रहा है, क्योंकि पिछले कई दिन बांग्लादेश की पोर्ट से पाकिस्तान की पोर्ट से बांग्लादेश में जहाज पहुंचते हैं तो मोहम्मद यूनुस काफी खुशी से अपना स्टेटमेंट देते हैं। ढाका से कराची या लाहौर तक प्लेन की चिंता भावना अगर होते हैं तो मोहम्मद यूनुस अपना खुशी जताते हैं और अंतरिम सरकार अपने खुशी जताते हैं। लेकिन जब इस तरह की हिंसा है, जब इस तरह से अपने इतिहास को मिटाने की कोशिश है, तब करीब करीब 24 घंटा के बाद भी कोई भी स्टेटमेंट अंतरिम सरकार की तरफ से नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये संदेश उन्हीं को देने की कोशिश ये सारे रेडिकल और टेररिस्ट और एग्रेसिव फोर्स ने देने की कोशिश किया है कि चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप जितने भी अमेरिका में जीत के आए, चाहे नरेंद्र मोदी आप जितना भी भारत में तीसरी बार सरकार बनाए, लेकिन हम हमारे रास्ते पे चलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटलिज्म है, जिसमें रेडिकलिज्म है और इस तरह से तोड़फोड़ है। अब अफगानिस्तान में बामियान बुद्ध का जो मूर्ति है उसको नष्ट करने की इतिहास हमारे सामने है। जैसे सीरिया में पिछले कुछ दिनों से चल रहा है उसका इतिहास हमारे सामने है। एक तरह की जो गतिविधि है वो हम अभी बांग्लादेश में देख रहे हैं। ऋतु जी, प्रसन्नजीत बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पर कब्जे वाले सुझाव के बाद से दुनिया भर में कई देशों द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने ट्रंप के बयान पर बात करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना जरूरी है। समाधान की तलाश में समस्या को और बदतर बनाने के लिए बचना चाहिए। वहीं हाउस की तरफ से ट्रंप के बयान पर सफाई दी गई है। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा गाजा पर कब्जा करने या उस उद्देश्य के लिए वहां सेना तैनात करने के अमेरिका के प्रस्ताव के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई गई है। ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट करने की कोशिश की कि राष्ट्रपति ट्रंप गाजा पर अनिश्चित काल के लिए कब्जे के बारे में बात नहीं कर रहे थे। इससे पहले अरब देशों ने भी ट्रंप के बयान की कड़ी निंदा की। जॉर्डन और मिस्र ने ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जबकि अरब लीग के साथ दूसरे अरब देशों ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो पूरे क्षेत्र की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। वहीं सऊदी अरब ने कहा है कि फिलिस्तीन राज्य की स्थापना को लेकर उनका रुख अटल है और इसके बगैर इजराइल के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता है। हमास ने ट्रंप के बयान को बेतुका और हास्यास्पद बताया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अमेरिका गाजा को अपने नियंत्रण में लेना और आर्थिक विकास के जरिए नई नौकरियां पैदा करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जोहानिसबर्ग होने वाले आगामी G20 सम्मेलन में शामिल न होने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ये सूचना दी। मार्को रूबियो ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका बहुत खराब काम कर रहा है, निजी संपत्ति का हनन हो रहा है। रूबियो ने कहा कि उनका काम अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना है, न कि करदाताओं का पैसा बर्बाद करना या अमेरिका विरोध को बढ़ावा देना। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका को भविष्य में मिलने वाली सभी फंडिंग रोकने की घोषणा ये कहते हुए की थी कि दक्षिण अफ्रीका सरकार लोगों की जमीन जब्त कर रही है और कुछ वर्गों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है।
बजट 2025-26 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने पेश किया। लोगों में उत्सुकता रहती है कि इस बार के बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। तो हम आपको बता रहे हैं कि बजट 2025 में किसके लिए आपको अपनी जेब कम ढीली करनी पड़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में लिथियम आयन बैटरी के घरेलू निर्माताओं को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे मोबाइल बैटरी उत्पादन की लागत घटेगी। इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा, क्योंकि इससे नए स्मार्टफोन की कीमतें कम होंगी। मोबाइल आज हर वर्ग की जरूरत है। ऐसे में बजट 2025-26 में मोबाइल कंपोनेंट्स पर ड्यूटी की कटौती से मोबाइल फोन सस्ते होंगे और सबको फायदा होगा। दरअसल सरकार देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी में कमी से डोमेस्टिक लेवल पर बनने वाले स्मार्टफोन में इजाफा होगा और उनकी कीमतों में कमी आएगी। इसका मतलब ये है कि ग्राहकों को अब भारत में बने स्मार्टफोन के लिए प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। बजट 2025 में मोबाइल पार्ट्स, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर, वायर्ड हेडसेट के री मटेरियल, माइक्रोफोन और रिसीवर, USB केबल, फिंगरप्रिंट रीडर, मोबाइल फोन सेंसर पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है। इसकी वजह से स्मार्टफोन्स की कीमत कम हो सकती है। पहले इन पर 2.5% ड्यूटी लगती थी। LCD, LED टीवी ओपन सेल्स और कंपोनेंट से ड्यूटी हटा ली गई है। LCD और LED टीवी भी सस्ते होंगे। यह भारतीय उद्योग और बैटरी निर्माण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है। इससे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर को लाभ होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माना कि पिछले दशक में भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में आमूलचूल सकारात्मक बदलाव हुए हैं। एक्सपोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि 2014 में सिर्फ 2 मोबाइल निर्माण इकाइयां थी, जो अब 300 से अधिक हो गई हैं। मोबाइल फोन निर्माण का मूल्य 2014 में 18,900 करोड़ रुपए था, जो 2024 में 4,22,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत अब 1,29,000 करोड़ रुपए से अधिक के मोबाइल फोन निर्यात कर रहा है। इस क्षेत्र में 12 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हुई हैं। मेक इन इंडिया के तहत भारत में कई मोबाइल घटकों और उप असेंबली का निर्माण हो रहा है। साथ ही सरकार सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आत्मनिर्भरता और उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। पीएम मोदी का विजन भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात खेल की खबरों की। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अपना वनडे डेब्यू किया। कोच गौतम गंभीर ने यशस्वी को, जबकि मोहम्मद शमी ने हर्षित राणा को वनडे डेब्यू कैप दी। वहीं टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली दाएं घुटने में दर्द के चलते इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के 18 रन बना लिए हैं। और एक नजर आइए डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब। महाकुंभ में संगम पर मची भगदड़ की न्यायिक आयोग ने जांच की तेज। लोगों से मांगी जानकारी। करीब 39 करोड़ लोग त्रिवेणी संगम में लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। 10 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, इस बार नए अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सदगुरु जग्गी वासुदेव, दीपिका पादुकोण और विक्रांत मैसी सहित 8 क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी देंगे छात्रों को सफलता के मंत्र। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने ढाका में ढहाया स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान का स्मारक। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, इमारत ध्वस्त कर सकते हैं, इतिहास नहीं। और क्रिकेट में नागपुर में भारत इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच जारी। इंग्लैंड का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला। कोहली बाहर, यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा का वनडे डेब्यू।
और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। टीजी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।